वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 क्लास 10th रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं उनको रिकॉल करेंगे। आपने इससे पहले दो तरह के परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। वो कौन से परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो हमारे चारों तरफ होते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा है कि जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो वो फूल जाता है, लेकिन जब आप गुब्बारे से हवा निकालते हो तो क्या होता है? वो अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाता है। उसके अलावा आपने एग्जाम्पल देखा है कि लोहे पर जंग लग जाता है या हमारा खाना जो है वो पचता है। उसके अलावा दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों जो उदाहरण हैं इनको अगर आप इनकी तुलना करो तो आप देखोगे कि जब आप बैलून में गुब्बारे में हवा भरते हो तो उसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी गुब्बारे से हवा निकालने के बाद वो पहली अवस्था में वापस आ जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जैसे दही का जमना है, लोहे पर जंग लगना है, इनमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी इनको आप पहली अवस्था में वापस नहीं ला सकते। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें एक नए गुणों वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब जो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके अंदर एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उस अभिक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और उन रासायनिक अभिक्रियाओं यानी उन परिवर्तनों को हम कैसे दिखाते हैं कि कैसे वो परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए हम उनके संकेतों के माध्यम से उन परिवर्तनों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिनको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसीलिए इसी परिवर्तनों के आधार पर हमारा जो अध्याय है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उन रासायनिक अभिक्रियाओं से समीकरण कैसे बनाया जाता है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो अभिकारक एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो नया पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद। यानी ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण ले सकते हो, जैसे एक फैक्ट्री में कोई भी उत्पाद बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अगर कच्चा माल नहीं होगा, यानी अगर आपके पास अभिकारक नहीं होगा तो कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। कुछ इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पानी बनाना है तो पानी कब बनेगा? जब आपके पास हाइड्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं? ये अभिकारक हैं, और जो पानी बना वो आपके लिए उत्पाद है। ठीक है, तो इसी तरह और रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर आप उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें खाना जो है वो उसका ऑक्सीकरण होता है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है, मैग्नीशियम फीते को जब जलाते हैं तो सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है और साथ में एक जो सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बनता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और लास्ट है दही का बनना। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? उसके लिए कुछ परिवर्तन होते हैं जो हमें रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं उसके दौरान दिखाई देते हैं। वो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? वो परिवर्तन हो सकते हैं अवस्था में परिवर्तन, यानी आपने अभिकारक जिस अवस्था में लिए हैं, जब एक नया उत्पाद बनेगा तो हो सकता है उसकी अवस्था बदल जाए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन इनसे जो पानी बनता है वो द्रव अवस्था में होगा। तो इस तरह से अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसी तरह
किसी भी अभिकारक जो हमने लिए हैं उनके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। साथ साथ अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है, यानी आपको रासायनिक अभिक्रिया करते हुए या तो उसमें से ऊष्मा निकलती है या उस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको उसको गर्म करना पड़ता है, यानी आपको ऊष्मा देनी पड़ती है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा और एक रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट, गैस का उत्सर्जन, यानी जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई गैस निकले, तो वो भी परिवर्तन जो है एक रासायनिक परिवर्तन होगा और एक रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे लिखें। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए, एक परिवर्तन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को आपस में मिलाया गया तो क्या बनता है यहाँ पर, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हमने लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, बना क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे अभिकारक हैं और जो भी हमारे अभिकारक हैं उनको हम लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं, ठीक है, और जो उत्पाद होते हैं उनको हम दाहिने तरफ यानी राइट हैंड की तरफ लिखते हैं। और अभिकारक से उत्पाद जो बनता है उसको हम एक तीर के निशान के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। तो ये इस तरह से जब हम लिखते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे शब्द के रूप में जब लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण। लेकिन आपको पता है कि कई बार रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा जो है कुछ लंबी होती हैं, ठीक है, तो उनको ऐसे शब्द समीकरण के रूप में दर्शाना जो है एक ठीक उसको आप मेथड नहीं कह सकते। इसके लिए आपको पता है कि जो भी हमारे तत्व हैं उनको हम संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, संकेतों के द्वारा दिखाते हैं। तो संकेतों के द्वारा दिखाते हैं तो यानी जैसे जिंक की अगर हम बात करें तो Zn होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। तो जब शब्द समीकरण को संकेतों और रासायनिक सूत्र इनके द्वारा दर्शाया जाता है तो उसको बोला जाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और उसके बाद क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो इस तरह से तीर के निशान द्वारा हम अभिकारक से उत्पाद बनने के रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं। अब अगर हम देखें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक यानी संकेत या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनका जो है उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाती हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक, उन सब को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम करेंगे, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अब बात यह आती है कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2, इससे क्या बनता है, पानी H2O, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, ठीक है। लेकिन जब उत्पाद बना तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं लेकिन ऑक्सीजन का केवल 1 है। तो ऐसे में ये रासायनिक अभिक्रिया ठीक नहीं है, यानी जितने हमारे पास अभिकारक होते हैं उतने ही हमारे पास उत्पाद जो है, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। और ये किस नियम के ऊपर आधारित है, ये आधारित है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ऊपर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि परमाणुओं को ना तो निर्माण किया जा सकता है परमाणुओं का, और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसलिए इस तरह की अभिक्रियाएं जो संतुलित नहीं हैं उनको संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। और जो ऐसी अभिक्रिया कि जब वो संतुलित नहीं है, ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी ये अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है तो ये इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कंकाली रासायनिक समीकरण। अब जो भी हम संतुलित करते हैं अभिक्रिया, उसके लिए हम जो तरीके अपनाते हैं वो हम देखेंगे। तो उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित जब हम करते हैं उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारा चरणबद्ध संतुलित करना, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या जो है करते हैं हम कि दोनों तरफ जो भी परमाणु है उनकी संख्या को हमें बराबर करना होता है,
ठीक है। तो आप बार बार उसमें हम लिख के देखते हैं कि शायद इससे जो है हो जाएगा। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आइए हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं। अब इससे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल, वही वाटर वाला एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम्पल है हमारा H2 + O2, ये क्या देता है, पानी। ठीक है, हमने अभी किया हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पर उत्पाद की तरफ कितनी है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1। यहाँ पर आपको संतुलित करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी जो भी हमारे पास रासायनिक सूत्र है उसकी परमाणुकता को नहीं बदल सकते। आप गुणांक से उसको जो है गुणा कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, लेकिन परमाणुकता को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। परमाणुकता को चेंज नहीं कर सकते, इसका क्या अर्थ है, देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, आपको यहाँ पर ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो आप सोचोगे कि इसके नीचे में अगर हम 2 लगा दें तो हो गया। लेकिन क्या आप यहाँ देख रहे हो कि फार्मूला जो है, रासायनिक सूत्र जो है H2O, अब वो H2O है ही नहीं, H2O2 बन गया। यानी अब ये फार्मूला, ये सूत्र जो है वो पानी का नहीं है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र बन गया। ठीक है, यानी आप इसकी परमाणुकता को नहीं बदल सकते। अगर परमाणुकता बदली तो रासायनिक सूत्र बदल जाएगा और फिर वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं होगी, वो गलत होगी। इसलिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके हम यहाँ पर परमाणुकता को ना बदल के हम इसके सामने जो है इसको गुणा कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन क्या हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन तो हो गई यहाँ पर संतुलित, लेकिन हाइड्रोजन फिर बदल गई। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भी अब हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। फिर से 4 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से गुना कर सकते हैं। 2 से गुना किया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ हम करके रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। और बच्चों, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अभिक्रिया है लोहा आयरन प्लस वाटर। ठीक है, ये बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को हम इस तरह एक बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, हर एक के जितने भी परमाणुओं की संख्या है वो देख लेते हैं, अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है। तो यहाँ पर लोहे के जो तत्व हैं, लोहे के जो परमाणु हैं वो 1 है और उत्पाद में कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन के अभिकारक में 2, तो जो उत्पाद है उसमें भी 2 हैं। और अगर आप देखें ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में 1 है लेकिन अभिकारक की तरफ जो है 1 है, लेकिन उत्पाद की तरफ कितने हैं, 4 हैं। तो इस तरह से अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या वो संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए उत्पाद की साइड में जो है हम उचित गुणांक लगाकर उसको संतुलित कर सकते हैं। तो इसके लिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लोहे के 3 परमाणु हैं, यहाँ पर उत्पाद की तरफ लोहे के 3 हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 1 है, तो इसको हम 3 से गुणा कर सकते हैं। अब ये जो बराबर हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 4 हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 1 ऑक्सीजन है, तो इसको अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये ऑक्सीजन तो जो है 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन फिर बदल गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गई। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हमें उत्पाद की तरफ भी 8 करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 4 से गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप साथ के साथ पेपर पेन जो है अपना यूज़ कीजिए और एग्जाम्पल लीजिए और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इनको कर सकते हैं। सो लास्ट में अगर आप देखें, जब अभिक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी, अगर तब आप देखें तो इसमें आपकी जो लोहे के परमाणु हैं वो 3 हैं, इधर भी 3 हैं। आपके ऑक्सीजन जो है 4 हैं, ऑक्सीजन इधर भी 4 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर भी कितनी हो गई, 4 दूनी 8। तो इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया में दोनों ओर समान है। और अब ये रासायनिक अभिक्रिया कंकाली नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये समीकरण संतुलित है। उसके बाद अगर हम देखें तो अभिकारकों और उत्पादों में उनकी भौतिक अवस्था को लिखना आवश्यक है। यानी अगर अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो S लिखा जाता है, अगर वो द्रव अवस्था में है तो क्या लिखते हैं, L लिखा जाता है, गैसीय अवस्था में है तो G, और जलीय विलयन में AQ लिखा जाता है, एक्वस। ठीक है, अब ये जलीय विलयन क्या होता है, कोई भी आपके पास जो ठोस रसायन है
उसको आपने पानी में घोल दिया है तो वो क्या बन जाएगा, उसका जलीय विलयन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए आयरन जो है वो कैसा है, वो ठोस अवस्था में है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम S। हाइड्रोजन गैस अवस्था में है तो हम G लिखेंगे। उसके अलावा अगर रासायनिक अभिक्रिया में और कुछ आवश्यक परिस्थितियों का प्रयोग हुआ है, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक, तो उनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। आई होप आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना समझ आ गया होगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने पहले भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ा। भौतिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी संकेत हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम संकेतों और रासायनिक सूत्र के माध्यम से निरूपित करते हैं और उनको क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। इसी नियम के आधार पर हमें रासायनिक जो समीकरण है उनको संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। हमें जो अभिकारक की संख्या है और जो उत्पाद की संख्या है परमाणुओं की, उनको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम परमाणुकता को चेंज नहीं कर सकते, हम उचित गुणांक लगाकर उसको संतुलित कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अब हमें उनके साथ भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है कि गैस है या द्रव अवस्था में है या जलीय विलयन में है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।